आज की केमिस्ट्री क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि जो एकक कोशिका है उसमें किस प्रकार से निविड़ संकुलन हो सकता है और जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें एक विमा में यानी वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल में किस तरह की पैकिंग एज्यूम की जा सकती है और जो अरेंजमेंट होगा एटम्स का या हम बोल सकते हैं अवयव कणों का वो किस प्रकार का होता है। पिछली कक्षाओं में हमने एकक कोशिका के बारे में फलक केंद्रित एकक कोशिका यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और सरल घनीय एकक कोशिका यानी सिंपल यूनिट सेल के बारे में पढ़ा है। आज हम बॉडी सेंटर्ड यानी काय केंद्रित यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर निविड़ संकुलन को समझेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के साथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल यानी काय केंद्रित एकक कोशिका के बारे में। तो जैसे हमने पिछली कक्षाओं में फेस सेंटर्ड और सिंपल क्यूबिक के बारे में पढ़ा है वैसे ही हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास में यहाँ पर पोजीशन। नंबर 1 है पोजीशन या अवयव कणों की स्थिति। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो बॉडी सेंटर्ड यानी काय केंद्रित में जो अवयव कण होते हैं वो कोनों पर तथा काय के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। दूसरा पॉइंट है यहां पर इसका Z। Z का मतलब हुआ प्रभावी। Z को हम लिख सकते हैं प्रभावी परमाणु की संख्या। प्रति एकक कोशिका। तो यहां पर अगर हम कॉर्नर को देख रहे हैं तो कॉर्नर की वजह से कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 और कुल 8 कोने होते हैं। इसी प्रकार से अगर बॉडी सेंटर की बात की जाए तो जो बॉडी के सेंटर में होगा वो किसी के साथ शेयरिंग नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा 1/1। तो इस प्रकार से अगर हम यहां पर Z की वैल्यू निकालेंगे तो Z की वैल्यू यहां पे आएगी 2। अब इसको अगर हम यूनिट सेल की संरचना में देखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा जिसमें कोने पर परमाणु लगे होंगे और एक परमाणु इस काय के केंद्र में यहां पर उपस्थित होता है। तीसरा हमारे पास यहां पर जो हमने कल पढ़ा था वो है कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या। समन्वय संख्या। कोऑर्डिनेशन नंबर को अगर फिर से एक बार समझें तो कोऑर्डिनेशन नंबर वह एटम या वह अवयव कणों की संख्या होती है जो किसी निश्चित एटम से जुड़ा होता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो मेरे पास 4 कॉर्नर के एटम हैं और 4 मेरे पास नीचे वाले कॉर्नर के एटम हैं और इनके बीच में यह बॉडी के सेंटर में उपस्थित है। तो इस प्रकार यहां पर जो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा वो होगा 8। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मेरे पास में ये 4 कॉर्नर के एटम हुए और यहां पर बीच में एक एटम लगा हुआ है और दूसरी कोने पर इसके यानी जो नीचे की तरफ है ये 4 एटम हुए। तो ये वाला जो एटम है ये 8 परमाणुओं से एक साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है।
नेक्स्ट है हमारे पास में रिलेशन बिटवीन एज लेंथ यानी ए जो बंद की दूरी है, किनारा दूरी, एंड रेडियस आर यानी त्रिज्या के बीच में। तो यहां पर भी हम एक क्यूब बनाकर इसको समझ सकते हैं। और मुझे पता है कि इस क्यूब के सेंटर में एक एटम उपस्थित है और बाकी एटम इसके कॉर्नर पे लगे हुए हैं। अब हमें कोई ऐसी दिशा को लेना है जिसमें अधिकतम एटम एक दूसरे के संपर्क में आ सके। तो यहां पर हम काय विकर्ण यानी बॉडी डायगोनल को प्रेफर करेंगे और यहां पर जो ट्रायंगल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो अगर मैं इसको नाम लिखता हूं ए, बी एंड सी, तो यहां पर जो ए बी का मान है यह एज लेंथ के बराबर है और एज लेंथ हमें पता है कितनी होती है, 1। जो बीसी यहां पर बना यह है एक फलक विकर्ण यानी फेस डायगोनल है जिसका मान √2a के बराबर हमने कल फाइंड किया था। और जो AC है यह है बॉडी डायगोनल या आप कह सकते हैं कि काय विकर्ण है जिसका मान हमें यहां पर पता करना है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो BC हुआ √2a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसको मैं 2a स्क्वायर लिख सकता हूं और ये हो जाएगा मेरे पास में a स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3a स्क्वायर। और अगर हम यहां पर AC को देखें तो AC का मतलब हुआ कि एक एटम कॉर्नर पे है, एक बॉडी के सेंटर पे है और एक कॉर्नर पे है। तो हम लिख सकते हैं कि यहां पर AC स्क्वायर मुझे मिला 3a स्क्वायर। तो AC हो गया √3a स्क्वायर यानी √3a और AC 4r के बराबर है तो 4r हो जाएगा √3a यानी r की जो वैल्यू है ये आएगी √3a/4। तो ये रिलेशनशिप हमें मिली किसमें, रेडियस में और एज लेंथ में BCC के लिए यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। तो अगर हम इसी को फेस डायग्राम FCC में समझ रहे थे तो ये √4r इज इक्वल टू √2a के बराबर था। सिंपल क्यूबिक में यही r 2r इज इक्वल टू a के बराबर होता है। अब पांचवा पॉइंट है हमारे पास में यहां पर इसकी संकुलन क्षमता के बारे में यानी पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। तो फिफ्थ हुआ पैकिंग फ्रैक्शन। तो जैसा हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि पैकिंग फ्रैक्शन या संकुलन प्रभाज अगर निकाला जाएगा तो यहां पर हमें एटम का आयतन और एकक कोष्टिका के आयतन को भाग देना होता है। तो यहां पर पैकिंग फ्रैक्शन आता है Z इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यहां पर BCC के लिए Z का मान है 2, आयतन हो जाएगा 4/3
पाई आर क्यूब, और ये हमारे पास होगा ए क्यूब। हमने अभी पढ़ा है कि जो 4r है ये √3a के बराबर होता है, तो 4r हुआ √3a। तो a को मैं लिख सकता हूं 4r बाई √3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब को मैं लिख सकता हूं बेटा 4r अपॉन √3 की पावर 3। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास आता है 0.68, यानी अगर कहीं पे बीसीसी अरेंजमेंट होगा तो उस केस में हम 68% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो अगर 68% वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगी तो यहां पर जो एयर फ्रैक्शन होगा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में एयर फ्रैक्शन या वॉइड फ्रैक्शन, जिसको हम रिक्तियां बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 - 0.68 यानी 0.32। तो इस तरीके से हमने यहां पर तीनों एकक कोष्टिकाओं के बारे में समझ लिया है। तीनों के रिलेशनशिप क्या हो सकते हैं, क्या यहां पर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कितना पैकिंग फ्रैक्शन आएगा। तो अगर हम इन सब को एक टेबल में समराइज करें तो हम इस तरीके का एक टेबल यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम एक टेबल कुछ इस प्रकार से यहां पे बना सकते हैं। यहां है मेरे पास में एकक कोष्टिका, जिसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। दूसरा मैं लिख सकता हूं वैल्यू ऑफ Z, यानी प्रति एकक कोष्टिका कितने परमाणु होंगे। तीसरा हम लिख सकते हैं यहां पर रिलेशन बिटवीन A एंड R, यानी जो एज लेंथ और त्रिज्या है इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या, और हम यहां पे लिख सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, या इसको मैं यह भी लिख सकता हूं कि कितना आयतन यहां पर अवयव कण द्वारा ऑक्यूपाई किया जाएगा, और यहां पे हम लिख सकते हैं वॉइड फ्रैक्शन। तो इस तरीके से हम यहां पर एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, और इसमें हम पोजीशन को भी इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो हमारे पास है फर्स्ट यूनिट सेल, वो है सिंपल यानी सामान्य, या जिसको आद्य या प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। यहां पर जो एटम है वो सिर्फ कॉर्नर पे उपस्थित होता है, तो इसलिए इस केस में Z की वैल्यू 1 होगी। अगर हम A और R के बीच में यहाँ पे रिलेशनशिप देखते हैं तो हमने पढ़ा है कि A 2R के बराबर है, यानी R का मान हो जाएगा A/2। अगर कभी कोई सामान्य एकक कोष्टिका में उपस्थित होता है तो वहां पर समन्वय संख्या 6 होती है, और यहां पर हमें जो पैकिंग फ्रैक्शन मिलता है वो होता है π/6, जो 0.524 या 52.4% के बराबर हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम यहां पर वॉइड फ्रैक्शन की बात करें तो मेरे पास में जो वॉइड फ्रैक्शन है ये आता है
47.6 यानी 0.476 या 47.6%। अगर हम इसको परसेंटेज में इंडिकेट करना चाहें तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। जो दूसरा यूनिट सेल हमने पढ़ा वो है मेरे पास में फेस सेंटर्ड, जिसको हम फलक केंद्रित कहते हैं, यानी FCC आप इसको सिंपली लिख सकते हैं। इसको हम सिंपल क्यूबिक यानी SC ऐसे लिख सकते हैं बेटा। तो अगर कभी फलक केंद्रित होगा तो यहां पर जो Z का मान है, क्योंकि एटम कॉर्नर पे है, प्लस इसके साथ साथ फेस के सेंटर पर उपस्थित है, तो ये हो जाएगा 1 + 3 = 4। तो फेस सेंटर में ये आ जाएगा 4। और यहां पे हमने पढ़ा था जो 4R है यह √2a के बराबर होता है, तो R का मान आ जाएगा √2a/4। इस केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर हमें मिलता है वह 12 है, जिसमें 4 कॉर्नर के एटम, 4 ऊपर वाले फेस के एटम और 4 नीचे वाले फेस के एटम एक निश्चित परमाणु से जुड़े हुए होते हैं। यहां पर हमें जो पैकिंग फ्रैक्शन मिलता है वो π/3√2 आएगा, जिसका मान 0.74 होता है, यानी अगर हम परसेंटेज में इसको लिखें तो ये 74% होगा और वॉइड फ्रैक्शन यहां पे 0.26 आता है। अब अगर हम तीसरे यूनिट सेल की बात करें, जिसको हम बॉडी सेंटर्ड या काय केंद्रित कहते हैं, इसको मैं BCC से डिनोट करूंगा। और BCC में जो एटम है वो कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पर भी उपस्थित होते हैं, तो यहां पर Z आएगा 2। इस केस में 4R √3a के बराबर होगा, तो R का मान आ जाएगा √3a/4। कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे 8 आएगा और ये आता है π√3/8, जिसका मान आता है 0.68 यानी 68%, और ये हो जाएगा 0.32। तो इस प्रकार से हम यहां पर तीनों एकक कोष्टिकाओं के Z, R, A कोऑर्डिनेशन नंबर तथा पैकिंग फ्रैक्शन को एक टेबल में समराइज कर सकते हैं। अब इन्हीं के आधार पर कुछ सिंपल से क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हमें कहा गया है कि हमारे पास एक एलिमेंट है जिसमें रेडियस ऑफ एटम यानी R का जो मान है ये मुझे दिया हुआ है 75 पिकोमीटर। PM मतलब होता है पिकोमीटर। ध्यान दीजिएगा 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर या 10⁻⁻10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और ये जो एलिमेंट है यह बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एग्जिस्ट करता है।
तो हमें बताना है कि यहां पर एज लेंथ यानी ए का मान क्या हो सकता है। देखिए, हमें पता है कि अगर कोई बीसीसी स्ट्रक्चर होगा तो बीसीसी के लिए जो 4r है यह √3a के बराबर होता है। तो इस प्रकार से अगर हम a का मान निकालेंगे तो ये 4r बाई √3 के बराबर आएगा। r का मान मुझे दिया हुआ है 75 अपॉन √3, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास 173.2 पिकोमीटर आता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं मुझे। यहां पे क्वेश्चन कहा गया है, हमारे पास एक सॉलिड है जिसमें A और B के एटम उपस्थित हैं। A जो है यह कोने पर उपस्थित है और B के जो एटम है यह फलक के केंद्र यानी फेस सेंटर पर उपस्थित हैं। कोने से कोई 4 एटम मिसिंग हुए हैं यानी हट गए हैं। तो यहां पर सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा ये हमें बताना है। समझिए, अगर A कॉर्नर पर है तो इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा, और क्योंकि 4 एटम मिसिंग हैं इसलिए यहां पर A के लिए हमें सिर्फ 4 कोनों का ही योगदान प्राप्त होगा। B क्योंकि फेस सेंटर पर है और यहां पर फेस सेंटर पर हाफ होता है कंट्रीब्यूशन, और टोटल फेज हमें मिलते हैं 6। तो ये मेरे पास आ जाएगा A 1/2 B 3, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा A B 6। तो हमारे पास इस सॉलिड का फॉर्मूला बना A B 6। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जहां पे आपको फॉर्मूला निकालना होगा बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं, चाहे वो कंपटीशन की बात है चाहे वो बोर्ड परीक्षाओं की बात है। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना है और इसमें हमें सिर्फ योगदान को ही मेंशन करना पड़ेगा कि किसी का कंट्रीब्यूशन कितना हो सकता है, क्योंकि वही कंट्रीब्यूशन के आधार पर हम यहां पर मॉलिक्यूल के फॉर्मूले को डिजाइन कर सकते हैं। इसके बाद में आइए अब समझते हैं कि किसी सॉलिड की जो डेंसिटी है यानी उसका जो घनत्व है वो किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास में डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, यानी क्रिस्टल का घनत्व। इसको मैं D से रिप्रेजेंट करूंगा। देखिए, अगर हमें यहां पर घनत्व को प्राप्त करना है तो घनत्व प्राप्त करने के लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। किसी का भी जो घनत्व है यानी जो डेंसिटी होती है यह होता है मास बाय वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान को यानी घनत्व को हम लिख सकते हैं यहां पर द्रव्यमान अपॉन
आयतन। तो अगर हम किसी यूनिट सेल की बात करें तो यूनिट सेल का जो आयतन होता है वह उसकी लंबाई का क्यूब होगा। तो ए हमारे पास यहां पे क्या है, एज लेंथ है। इसी तरीके से अगर हम n पार्टिकल हमारे पास में कोई है तो n कणों का द्रव्यमान, मैं इसको मान लेता हूं m ग्राम। तो अगर किसी जालक में यानी किसी लैटिस में अगर n कण हैं तो उनका जो द्रव्यमान है वो m ग्राम के बराबर है। तो अगर हम यहां पर एक कण का द्रव्यमान निकालेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा m/n ग्राम। अब हमें पता है कि किसी एकक कोशिका में जो परमाणुओं की संख्या है उसको, या कणों की जो संख्या है उसको Z के द्वारा प्रदर्शित या निरूपित किया जाता है। तो अगर मेरे पास में Z कण प्रेजेंट हैं यानी Z पार्टिकल्स हैं तो इनका मास हो जाएगा कितना, Z इंटू m/n ग्राम। तो इस प्रकार से अगर यहां पर डेंसिटी निकाली जाएगी तो डेंसिटी हो जाएगा Z इंटू m/n इंटू a क्यूब, और ये हमें मिलेगी ग्राम पर सीसी यानी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। यहां पर Z हुआ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल यानी प्रभावी कणों की संख्या प्रति एकक कोशिका, m हो जाएगा मास ऑफ पार्टिकल, और n जो है यह बराबर होगा अवोगाड्रो नंबर के 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स के। a यहां पर एज लेंथ है और a क्यूब यहां पर वॉल्यूम है या आयतन है यूनिट सेल का। तो इसको हम 6 भी ले सकते हैं या इसको हम 6.02, अगर हमें पूरी वैल्यू लिखनी है तो हम इसको 6.02 × 10⁻23 भी ले सकते हैं। और इस प्रकार से हम यहाँ पर किसी भी सॉलिड पार्टिकल की डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड आते हैं, जिसमें आपको कहा जाएगा, जैसे एक क्वेश्चन हम देखें, हमें कहा गया हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका मास कुछ 60.2 ग्राम पर मोल है और यह एलिमेंट बीसीसी स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई करता है, जिसमें जो एज लेंथ है ये हमारे पास 100 पिकोमीटर दी हुई है। तो हमें बताना है इस एलिमेंट की डेंसिटी यानी इसका घनत्व कितना हो सकता है। तो हमें यहां पर घनत्व को देखना है, तो हमें पता है D हो जाएगा Z इंटू m/Na यानी अवोगाड्रो नंबर इंटू a क्यूब। क्योंकि यहां पर BCC है तो BCC के लिए Z का मान होता है 2। तो हम यहां पे निकाल सकते हैं Z का मान 2 है, मास मेरे पास 60.2 हो गया, ये हो गया 6.02 × 10⁻23 इंटू
ए क्यूब को हम लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, और इसको मैं ऐसे भी समझ सकता हूं, D इज इक्वल टू 2 इंटू 60.2 अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 100 का क्यूब इंटू 10⁻30। तो यहां पर ये जो डेंसिटी वाला फॉर्मूला है, इसमें मैं एक चीज और ऐड कर सकता हूं कि अगर कभी एज लेंथ मुझे पिकोमीटर में गिवन होगी तो मैं यहां पर 10⁻30 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों? क्योंकि एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻12 मीटर या 10⁻⁻10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। सो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर या 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम यहां पर डेंसिटी का मान प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी वो आपको ऐसा भी कहेगा कि डेंसिटी दे देगा, एज लेंथ निकलवाएगा, या कभी वो एज लेंथ भी दी हुई है, घनत्व भी दिया हुआ है, और पूछ सकता है कि जो एलिमेंट है वो कौन से एकक कोष्टिका में निरूपित होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर z की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, और z की जो वैल्यू आएगी उसके आधार पर हम यहाँ पर एकक कोष्टिका को बता सकते हैं। जैसे अगर z की वैल्यू 1 आ गई तो मैं कहूंगा वो सिंपल क्यूबिक है, अगर 4 आ गई तो वो FCC स्ट्रक्चर है, और अगर 2 आएगी तो वो BCC स्ट्रक्चर हो सकता है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। पॉइंट्स क्या है? अगर हमारे पास में किसी जालक में कणों की संख्या को हम n मान लें, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ लैटिस इक्वल टू n, तो यहां पर किस प्रकार से हम एकक कोष्टिकाओं को फाइंड आउट कर सकते हैं? तो नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी अगर हमारे पास सरल घनीय एकक कोष्टिका है तो उसके कितने यूनिट सेल बन सकते हैं? दैट इज इक्वल टू n ओनली। तो जितने क्रिस्टल में पार्टिकल के नंबर होंगे उतने ही सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल वहां पे बनेंगे। लेकिन अगर हम यहां पर BCC यूनिट सेल की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास में n/2, क्योंकि हमें पता है कि एक एकक कोष्टिका में, यानी अगर कहीं पे BCC आ रहा है तो प्रभावी परमाणुओं की संख्या 2 होती है। इसी प्रकार से अगर हम FCC में बात करें तो ये मेरे पास हो जाता है n/4। तो ये हम यहां से किसी क्रिस्टल में कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल हो सकते हैं उसका भी संज्ञान ले सकते हैं, अगर मुझे कणों की संख्या यानी पार्टिकल्स का नंबर पता है तो। नेक्स्ट है हमारे पास में यहां पर क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं निविड संकुलन। निविड संकुलन
अगर हम किसी ऐसे ठोस की बात कर रहे हैं जिसमें जो आबंध बने हैं वो दिशात्मक नहीं है। दिशात्मक का मतलब समझिए, अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव इसके ऊपर इंटरैक्ट करना चाहता है तो ये कहीं से भी आ सकता है, तो इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होगी। इसलिए जो आयनिक बंध होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल या हम कह सकते हैं कि अदिशात्मक होते हैं, इनमें कोई भी एक निश्चित दिशा नहीं होती है। तो इस प्रकार के जो ठोस बनेंगे उनकी संरचनाओं को अगर हमें कभी ज्ञात करना है तो उसके लिए हम उनकी ज्योमेट्री को ध्यान में या उनका संज्ञान लेते हैं और उनकी ज्योमेट्री से उनके स्ट्रक्चर को ज्ञात करते हैं। अब अगर हम इन अवयव कणों को किसी ठोस में पैक कर दें, एक साथ लगा दें, तो उसी को हम निविड़ संकुलन या फिर पैकिंग कहते हैं। तो किस प्रकार की पैकिंग हो सकती है और हम पैकिंग को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको हमें यहां पे समझना है। तो सबसे पहले है हमारे पास में पैकिंग इन 1D। 1D का मतलब हुआ एक विमा, एक विमा में निविड़ संकुलन। तो अगर हम यहां पर एक विमा में कोई निविड़ संकुलन करेंगे तो हमारे पास एक ही लेयर है और इस लेयर को मैं यहां पर इस प्रकार से लगा सकता हूं। तो इस केस में अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि ये एक एटम कोई 2 एटम के साथ ही जुड़ सकता है। सेकंड है हमारे पास पैकिंग इन 2D, यानी द्विविमाओं में निविड़ संकुलन। द्विविमाओं में निविड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग इन 2D। तो अगर हम यहां पर द्विविमाओं में निविड़ संकुलन को ज्ञात करेंगे तो हम यहां पर 2 प्रकार से एटम को स्थापित कर सकते हैं। देखिए, हमने क्या किया, जो पहली लेयर ली उसको इस तरीके से अरेंज किया और जो मैं दूसरी लेयर ले रहा हूं उसको इसके ठीक नीचे ऐसे ही मैं रेप्लिकेट, यानी मैं बोल सकता हूं कि जैसे ऊपर वाली लेयर है ऐसे ही मैं नीचे वाली को भी यहां पर रिपीट कर रहा हूं, यानी एक एटम के नीचे मैं दूसरे एटम को रख रहा हूं। तो अब यहां पर अगर कभी हम इस तरीके से रखेंगे तो ये जो एक एटम है ये यहां पर 4 अवयव कणों से जुड़ेगा। तो सबसे पहली बात, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। और इस तरह की जो पैकिंग होगी इसको हम यहां पर स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहेंगे। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिसको हिंदी में हम वर्ग निविड़ संकुलन कह सकते हैं। और अगर हम कभी वर्ग निविड़ संकुलन करते हैं तो यहां पर जो पैकिंग एफिशिएंसी है, यानी जो संकुलन क्षमता हमें मिलती है, वो हमें मिलती है 52.4%। और अगर आप ध्यान करें तो ये पैकिंग एफिशिएंसी हमें सरल घनीय एकक कोष्टिका में मिल रही थी।
तो हमने ए लेयर को, अगर मैं इसको ए मान रहा हूं, इसको बी मान रहा हूं, ये फिर से ए लेयर है, तो यहां पर बी ए के ही बराबर होगी। क्यों? क्योंकि मैं ए के जैसे ही इसको रिपीट कर रहा हूं, तो इसको मैं ए टाइप की पैकिंग बोल सकता हूं। तो ये हुआ मेरे पास ए टाइप पैकिंग। तो 2D में एक तरीका हमारे पास है स्क्वायर क्लोज पैकिंग यानी वर्ग निविड़ संकुलन का, जिसमें हम पैकिंग एफिशिएंसी को 52.4% कर सकते हैं अगर हम एक लेयर को के नीचे नीचे दूसरी लेयर को स्थापित करते हुए चलें तो। इसमें ही 2D में एक और तरीका है जिससे मैं यहां पर पैकिंग को स्थापित कर सकता हूं, और वो तरीका है मेरे पास में कि अगर मैं इस बी लेयर को, ध्यान से समझिएगा, ये मेरे पास ए लेयर है, अब जो मैं दूसरी लेयर लगा रहा हूं, इसको मैं इसके जस्ट नीचे ना रखे, इसके जो ग्रूव हैं इनके बीच में यहां पे फंसाता हूं। फिर मैंने इसके नीचे ए लेयर को रिपीट कर दिया। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये जो एक एटम है ये 6 अवयव कणों से यहां पे जुड़ा हुआ है, यानी इस केस में जो मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा वो मिलेगा 6। और इस तरह की जो पैकिंग है इसको हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। इसको हम कहेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसको हम षटकोणीय निविड़ संकुलन कह सकते हैं। और अगर हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करें तो यहां पे देखिए, ये जो ए लेयर है और ये वाली भी ए है, और इसको अगर हम बी मान रहे हैं तो ये बी ए के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि बी लेयर का जो हम स्थापना कर रहे हैं वो ए से पूरी की पूरी डिफरेंट है। तो इस टाइप की पैकिंग को अगर मैं 2D में बात कर रहा हूं तो इसको मैं ए बी टाइप पैकिंग बोल सकता हूं। इट इज ए बी टाइप पैकिंग। और यहां पर अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं तो ये पैकिंग एफिशिएंसी वर्ग निविड़ से थोड़ी सी अधिक होती है, जो है 60.4%। तो 2D में हमारे पास में दो तरीके हुए पैकिंग करने के, एक हुआ स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा हमारे पास हुआ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या 4 होती है, जो एक ही लेयर का रेप्लिकेट है, यानी एक जैसी लेयर को ही हम बार बार उसी संरचना में स्थापित करेंगे, इसलिए इसको ए टाइप की पैकिंग कहा जाएगा। यहां पर पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% है, जबकि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में पैकिंग एफिशिएंसी तो बढ़ी 60.4% हुई, उसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ता है जो 4 से 6 हो गया, और इसको हम ए बी टाइप की पैकिंग कह सकते हैं। ये हमने समझा यहां पर 1D और 2D में संकुलन किस प्रकार से हो सकता है। अब हमारे पास जो क्रिस्टल हैं, जो ठोस हैं, वो क्या है? वो 3D वाले हैं, यानी उनकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब तीनों हैं। तो अब हम समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई 3D क्रिस्टल होगा तो उसमें पैकिंग यानी उसमें निविड़ संकुलन किस प्रकार का हो सकता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास में पैकिंग इन 3D, यानी त्रिविमाओं में निविड़
संकुलन। तो अगर हम 3D की बात करें तो 3D में हमें अलग अलग तरीके की पैकिंग मिल सकती है। सबसे पहले हम समझते हैं यहां पर सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसको हम सरल घनीय निविड़ संकुलन कह सकते हैं। तो इस तरीके की पैकिंग अगर हम देखें तो यहां पर एक लेयर के ऊपर हम दूसरी लेयर को प्लेस करते हैं। यानी एक लेयर के ऊपर ही हम दूसरी लेयर को लगा रहे हैं। तो इसलिए इस तरह की जो पैकिंग होती है इसको ए टाइप का अरेंजमेंट कहा जाता है। अगर हम यहां पर सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग की बात करें, यानी इसके पीछे अगर हम और पैकिंग लगा दें बेटा, तो यहां पर क्योंकि ये सिंपल क्यूबिक है तो z का जो मान है वो आता है 1। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6, जैसा हमने सिंपल क्यूबिक में पढ़ा है। और अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे तो ये आएगा 52.4%। लेकिन ध्यान रखिएगा इस तरीके की जो पैकिंग होती है वो एक कॉम्पैक्ट क्लोज पैकिंग नहीं है, यानी बहुत धसी हुई या हम कहें बहुत एक दूसरे के अंदर धसी हुई निविड़ संकुलन नहीं होता है। थ्री डी में दूसरी पैकिंग है हमारे पास में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसको आप काय केंद्रित घनीय निविड़ संकुलन कह सकते हैं। तो अगर हम यहां पर इस संकुलन को देखें तो हमारे पास यहां पर ये एटम लगे हुए हैं कॉर्नर पे, और एक एटम मेरे पास लगा हुआ है बॉडी के सेंटर पे। अब अगर मैं यहां पर बॉडी डायगोनल ड्रॉ करूं, एक इस तरीके से आ सकता है बेटा और एक ये इस तरीके से आ सकता है। इसी प्रकार से अगर हम यहां से देखें तो यहां से भी हम एक बॉडी डायगोनल ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, या एक हम यहां से इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं जो बॉडी के थ्रू होता हुआ जाएगा। तो अगर मैं इसको एक लेयर मान लूं तो ये बी लेयर हो गई और यहां पे फिर से ए लेयर रिपीट हो रही है। यानी मैं कह सकता हूं कि यहां पर इस तरीके से 4 एटम रखे हुए हैं, बीच में एक एटम है और उसके बाद फिर से यहां पर 4 एटम इस प्रकार रखे हुए हैं, ये इनके ऊपर ऐसे लगा हुआ है। तो इस तरह की जो पैकिंग होगी इसको हम, इसके बाद फिर से एक एटम नीचे बीच में आ जाएगा, तो इसको हम ए बी टाइप का अरेंजमेंट कहेंगे।
और क्योंकि ये BCC है इसलिए यहाँ पर Z की वैल्यू 2 हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8। और अगर हम यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे तो ये पैकिंग एफिशिएंसी यानी जो संकुलन क्षमता है ये यहाँ पे होती है 68%। तो अभी तक हमने जो निविड़ संकुलन पढ़े उसमें अभी तक जो सबसे अधिक पैकिंग एफिशिएंसी हो सकती है वो किसमें है? वो है काय केंद्रित यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग में। बट ध्यान रखिएगा ये वाली जो पैकिंग है इसको भी हम कॉम्पैक्ट क्लोज पैकिंग नहीं मानते हैं। इट इज नॉट कॉम्पैक्ट क्लोज पैकिंग। ऐसा इसलिए कि अगर हम इस संरचना को फिर से देखें तो ये जो सेंटर का एटम है यानी जो बॉडी का सेंटर है ना, ये इनसे बिल्कुल चिपका हुआ नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर दो कॉर्नर एटम्स के बीच में मुझे यहां पर थोड़ा सा गैप मिलेगा, इसलिए हम इसको बिल्कुल कॉम्पैक्ट क्लोज पैकिंग नहीं मानते हैं। अब हम यहां पर तीसरे टाइप की पैकिंग पढ़ते हैं। तो हमने आज क्लास में पढ़ा कि 1D, 2D और 3D में किस प्रकार की पैकिंग हो सकती है। आने वाली क्लासेस में हम 3D में कुछ और पैकिंग के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या उनमें संकुलन क्षमता इन पैकिंग से अधिक हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।